और आइए आज इंडिया 360 में क्या है आपके लिए खास, जरा फटाफट से वो 4 खबरें जिन पर रहेगा आज पूरे शो के दौरान फोकस, ये 4 खबरें आपको दिखा दें। पहला, स्वाभाविक रूप से आज की सबसे बड़ी खबर, बिहार में जातिगत आंकड़े जारी कर दिए गए हैं, लेकिन जातिगत आंकड़े आए और नेता भी भिड़े। ये है आज की पहली स्टोरी जिस पर होगा फोकस। दूसरा, आज गांधी जयंती पर बापू की कहानी नोटों पर। आखिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की फोटो का इतिहास क्या है नोटों पर, यह दिलचस्प कहानी आपको बताएंगे। इसके अलावा फ्लाइट में फरिश्ता बनकर कैसे सामने आए एक आईएएस अधिकारी और डॉक्टर, ये दिल को छू देने वाली कहानी आज आपको बताएंगे। और साथ ही साथ में बताएंगे 2 वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार जो मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है, कैसे एमआरएनए टेक्निक से इन्होंने कोविड के दौरान पूरी दुनिया की जान बचाई। ये 4 खबरें आज खास तौर पर आपके लिए। और आइए फटाफट देख लेते हैं टॉप न्यूज में वो तमाम खबरें जो सुबह से लेकर शाम तक छाई रहीं आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन किया, कुछ का शिलान्यास भी किया। पीएम मोदी ने विपक्ष को निशाने पर लिया, कहा विकास विरोधी लोगों को देश ने 6 दशक दिए, अगर 9 साल में इतना काम हो सकता है तो 60 साल में कितना हो सकता था। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोगों को देश के विकास से नफरत है, वो पहले भी समाज को बांटते थे, आज एक बार फिर से देश को जातियों में बांटकर विभाजन की राजनीति कर रहे हैं। इशारा था बिहार की जातिगत जनगणना। वहीं आज राजस्थान मिशन पर गए प्रधानमंत्री ने 7,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया, कुछ का शिलान्यास भी किया। चित्तौड़गढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने राजस्थान की गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि राजस्थान की संस्कृति और विरासत गौरवपूर्ण है, लेकिन 5 साल में कांग्रेस सरकार ने राजस्थान की साख को तबाह कर दिया। साथ ही पीएम ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने झूठ बोलकर सरकार जरूर बना ली लेकिन चला नहीं पाई। वहीं पीएम मोदी ने यह भी साफ कर दिया कि बीजेपी राजस्थान में बिना सीएम के चेहरे चुनावी मैदान में उतरेगी और सिर्फ कमल का निशान ही होगा बीजेपी का चेहरा। राजस्थान विधानसभा चुनाव में रणभेरी बच चुकी है, बीजेपी और कांग्रेस पूरी ताकत के साथ मैदान में जुटे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी टिकट देने के लिए प्रत्याशियों के चयन पर लगातार मंथन कर रही है। राजस्थान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट का कहना है कि प्रत्याशियों के लिए केवल चुनाव जीतना ही एकमात्र क्राइटेरिया तय किया गया है। सचिन पायलट ने यह भी कहा कि जब फाइनल लिस्ट आएगी तो पहले से ज्यादा युवाओं, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज को प्राथमिकता दी जाएगी। सचिन पायलट ने बताया कि इस बार राहुल गांधी का फोकस व्यक्तिगत रूप से राजस्थान पर है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार को घेरने के लिए ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन कर रही है। पश्चिम बंगाल के लिए मनरेगा फंड की मांग को लेकर टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी की अगुवाई में पार्टी नेताओं ने गांधी जयंती के मौके पर राजघाट पर धरना प्रदर्शन किया। वहीं कल पार्टी नेता जंतर मंतर पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। टीएमसी का आरोप है कि केंद्र सरकार की तरफ से मनरेगा का फंड नहीं मिल रहा है। इस पर पलटवार करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी अर्बन नक्सल की तरह व्यवहार कर रही हैं। ममता ने गरीबों का पैसा लूटा, लोकसभा चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पटियाला में स्पेशल वार्ड का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने न्यू इमरजेंसी और बाल चिकित्सा वार्ड का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर केजरीवाल ने कहा कि इस साल पंजाब में करीब 600 मोहल्ला क्लिनिक्स बनाए गए हैं। अब फोकस दूसरे और तीसरे स्तर के अस्पतालों पर है। अस्पतालों का नवीनीकरण हो रहा है, इसमें सब कुछ मुफ्त होगा। साथ ही केजरीवाल ने बताया कि 550 करोड़ रुपए के खर्च से फर्स्ट फेज में 40 जिला अस्पतालों को बदलने की योजना है। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमृतसर पहुंचकर गोल्डन टेंपल में मत्था टेका। इसके बाद लंगर हॉल में जूठे बर्तन धोने की सेवा भी उन्होंने की। आपको बताएं कि इस दौरान राहुल सिर पर नीले रंग का पटका पहने दिखाई दिए। इससे पहले जब वे भारत जोड़ो यात्रा के वक्त आए थे तो पगड़ी पहनी थी। राहुल गांधी का यह दौरा निजी रखा गया था। इस दौरान कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं थे। उनके इस दौरे से पहले पंजाब पुलिस की ओर से सुरक्षा के इंतजाम भी कड़े किए गए थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआईएस मॉड्यूल के एक आतंकी को गिरफ्तार किया। आतंकी का नाम शाहनवाज बताया जा रहा है। इसकी गिरफ्तारी दिल्ली में हुई है। एनआईए ने इस आतंकी के ऊपर 3 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था। यह आतंकी एनआईए का मोस्ट वांटेड आतंकी है, जिसे शाहनवाज शैफी उज़्मा के तौर पर भी जाना जाता है। शाहनवाज पुणे आईएसआईएस केस में मोस्ट वांटेड था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकी शाहनवाज के साथ मोहम्मद अरशद और रिजवान नाम के संदिग्ध को भी गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने इन्हें 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आज वामपंथी उग्रवाद यानी नक्सल मामले में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 60 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की। एजेंसी को मिले इनपुट के आधार पर एनआईए ने राज्य पुलिस के साथ अलग अलग टीम बनाकर तलाशी अभियान चलाया। ये रेड तेलंगाना के हैदराबाद, आंध्र प्रदेश के गुंटूर, नेल्लोर और तिरुपति जिलों में की गई। जिन जगहों पर यह तलाशी ली गई है उनमें नागरिक अधिकार समर्थकों के कई नेताओं के घर शामिल हैं और इन सभी नेताओं पर नक्सल समर्थकों के साथ होने का संदेह है। श्रीनगर में रन फॉर पीस कश्मीर मैराथन का आयोजन किया गया। इसमें भारी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम को एडीजीपी SJM गिलानी ने हरी झंडी दिखाई। रन फॉर पीस में जम्मू कश्मीर से लगभग 3000 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस मैराथन में दिव्यांग लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दिव्यांग महिलाओं और बच्चों ने इस मैराथन रेस को पूरा करने में जबरदस्त ललक दिखाई। शांति का एक अनोखा संदेश लोगों तक पहुंचाया। जम्मू कश्मीर पुलिस की इस पहल को प्रतिभागियों ने भी सराहा। शिमला घूमने के लिए आने वाले पर्यटकों और दूसरे यात्रियों के लिए खुशखबरी है। शिमला कालका रेलवे हेरिटेज ट्रैक पर ट्रेन की आवाजाही शुरू हो चुकी है। आपको बताएं कि रविवार को रेलवे ने इंजन का सफल ट्रायल किया। आज दोपहर शिमला से खाली ट्रेन कालका की तरफ गई। ट्रायल सफल होने के बाद कल यानी कि मंगलवार से ट्रेन की नियमित आवाजाही शुरू हो जाएगी। भारी बारिश की वजह से शिमला कालका रेलवे हेरिटेज ट्रैक पर 6 जुलाई से ही ट्रेनों की आवाजाही बंद थी। 14 अगस्त की सुबह समर हिल के पास पुल क्षतिग्रस्त हो गया था। इसकी वजह से यहां ट्रेन की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई थी। आज करीब 1.5 महीने की कड़ी मेहनत के बाद रूट खुल चुका है। देश भर के मौसम में बदलाव का दौर जारी है। मानसून की विदाई के बीच कई राज्यों में बारिश का दौर भी जारी है। आईएमडी ने अगले 24 घंटे के दौरान बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान आंधी चलने और बिजली गिरने की आशंका भी जताई गई। वेस्ट बंगाल और सिक्किम में 3 अक्टूबर को तेज बारिश होगी। अंडमान और निकोबार के साथ तमिलनाडु में भारी बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है। और आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। गांधी जयंती को बिहार सरकार ने जातीय जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है। इस रिपोर्ट के आने से बिहार की राजनीति में भूचाल आने की बात तो कही जा रही थी, अब वो सच भी साबित हो रही है। बिहार सरकार की ओर से जहां सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने इसे क्रांतिकारी करार दिया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी कहा जा रहा है कि जातीय जनगणना कराने में उसकी सहमति भी थी। लेकिन आंकड़े कुछ ऐसा नहीं बताते जो छिपा हुआ हो। ये सबको मालूम था, ये चौंकाते नहीं हैं। इसलिए बिहार सरकार की ये पूरी कार्रवाई फिजूल की थी। बिहार सरकार ने जातीय जनगणना का जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक बिहार की कुल आबादी 13,07,25,310 बताई जा रही है। जातीय जनगणना के मुताबिक बिहार की कुल आबादी में हिंदुओं की आबादी लगभग 82% है, तो मुस्लिम आबादी 17% से ज्यादा है। लेकिन राजनीतिक लिहाज से सबसे अहम संख्या है ओबीसी प्लस ईबीसी की, जो कुल मिलाकर 63% बनाती है। आपको सारे आंकड़े हम ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं। किस वर्ग में कितनी हिस्सेदारी है। 63% हिस्सेदारी ओबीसी ईबीसी की। जनरल कैटेगरी जिसे अगड़ी जाति या फॉरवर्ड क्लास कहा जाता है वो महज 15.2% है। और इसके अलावा जो जातिगत जनगणना में बातें सामने आई हैं उस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। लेकिन कुछ और आंकड़ों को थोड़ा डिकोड करते हैं। आप ग्राफिक्स के जरिए देखिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जो आबादी है, अगर आप इसको थोड़ा और बाइफरकेट करेंगे तो ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है 36% आता है। एससी वर्ग की आबादी अगर आप देखेंगे बिहार में तो ये 19% है। अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी आबादी अगर आप देखेंगे तो ये 1.68% है। जैसा आपको बताया हमने कि बिहार में जो अनारक्षित कहा जाता है यानी कि जनरल कैटेगरी, उसकी तादाद 15.52% है। इसके अलावा राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ, इनको भी जातिगत जनगणना में इनका भी आंकड़े दिए गए हैं। तो ब्राह्मणों की आबादी के लिहाज से अगर आप देखें तो 3.66% आबादी ब्राह्मणों की है।
बिहार में भूमिहार आबादी अगर आप देखेंगे तो 2.86% है। यादव की आबादी अगर आप देखेंगे, जो पॉलिटिकल रूप से काफी महत्वपूर्ण स्थान रखती है, ये आबादी है 14% बिहार में। कुर्मी समुदाय की जनसंख्या अगर आप देखेंगे तो 2.87% है और मुसहर की आबादी है 3%। राजपूतों की आबादी जो रह जाती है वो है 3.45%। तो इस तरह से आपने किस वर्ग को का प्रतिशत क्या है और साथ ही साथ धर्म के आधार पर जो आंकड़े जारी किए गए हैं, तो धर्म और वर्ग दोनों के आधार पर ये आबादी का बाइफर्केशन जारी कर दिया गया है। अब इस पर मच गया है भूचाल। इस पर बीजेपी कह रही है कि इन आंकड़ों में नया कुछ नहीं है। हालांकि फैक्ट ये है कि बीजेपी ने राज्य में जब इससे जुड़ा हुआ प्रस्तावित हो रहा था तो सरकार को सपोर्ट किया था, यानी कि वो जातिगत जनगणना के हक में थी। इसके अलावा जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो, लेकिन केंद्र में बीजेपी का स्टैंड बिल्कुल अलग है। केंद्र में शुरुआत से ही कोर्ट में भी सरकार ने यही कहा था कि क्योंकि संविधान के तहत जनगणना का अधिकार सिर्फ काम, अधिकार और जिम्मेदारी केंद्र की है, इसलिए केंद्र ही इसे कराएगा। राज्यों में जनगणना कराने का कोई मतलब नहीं। तो बीजेपी का ये इस तरह का स्टैंड रहा है। पॉलिटिकली से कहा जाता है कि बीजेपी ने बैलेंस करने की कोशिश की। लेकिन अब आगे क्या होगा, इस पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं नीरजा चौधरी मैम, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नीरजा मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं विराग गुप्ता जी, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। विराग जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नीरजा मैम, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स थे, बट आखिरकार ये जातिगत जनगणना सबके सामने है। इसके पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस अब क्या होंगे मैम? देखिए, पहले तो मैं कहूंगी मंडल 2 का स्वागत करिए। मंडल 2 यहाँ है और ये भी जिस तरह मंडल 1 ने देश की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया, आज तक बदल दिया। मंडल का जो दौर है आज तक चल रहा है। पावर नीचे की तरफ जा रहा है, उन जातियों की तरफ जा रहा है जिनकी शिरकत नहीं थी सत्ता में, और आज वो मजबूती से मांग रहे हैं अपना हक। अब सही है गलत है वो अलग सवाल है, लेकिन और इसका क्या इम्पैक्ट होगा आपने पूछा। इसका इम्पैक्ट आगे की राजनीति पे होने वाला है, क्योंकि इसमें दो चीजें हैं। ओबीसी की जनगणना बढ़ गई है। 1931 के सेंसस में अगर 52% थी, तो ये बिहार का सेंसस दिखा रहा है। अब ये स्टेट का सेंसस है, जरूरी नहीं है कि नेशनली ये पिक्चर हो, पर हिंदी हार्टलैंड में मुझे लगता है ऐसी ही पिक्चर दिखाई देगी अगर जनगणना होगी। तो 63% होना, 11% बढ़ जाना, तो स्वाभाविक है कि ओबीसी कहेंगी कि हमें आरक्षण अधिक मिलना चाहिए सरकारी नौकरियों में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। और मुझे जो लग रहा है, हो सकता है अब वो मांग करें कि पार्लियामेंट में भी उनके लिए जगह बनानी चाहिए, जैसे कि SC ST को 22% रिजर्व है, उसी तरह हो सकता है। क्योंकि ये जो मांग आई है विमेन्स रिजर्वेशन बिल को लेके, कोटा विद इन कोटा, तो अगर कोटा ओबीसी महिला के लिए होगा तो कल पुरुष पूछेगा मेरे लिए क्यों नहीं, पूरी ओबीसी के लिए क्यों नहीं। तो हो सकता है पूरा ही स्वरूप राजनीति का आगे जाके। बट मैम, मैं बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिसिस इसमें पढ़ रहा हूं। कई लोग इसे बोल रहे हैं कि ये विपक्ष के लिए एक संजीवनी है, एक चाबी है। क्या वाकई में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स और खास तौर से इसमें ओबीसी पॉलिटिक्स का बहुत जिक्र किया जा रहा है, तो क्या वाकई में विपक्ष के हाथ एक ऐसा मुद्दा लग गया है या ऐसा अस्त्र लग गया है कि बीजेपी को अब कुछ ना कुछ ऑप्शन तलाशना होगा? देखिए, बिहार में ये लागू होता है तो विपक्ष को लेके जो महागठबंधन है, नीतीश कुमार, आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज का, उनको फायदा होगा। लेकिन नेशनली क्या होगा इसका असर, इससे जो चीजें निकलेंगी, क्योंकि ओबीसी के अंदर एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट जो हैं, जिनकी बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन दिखी है, क्या वो भी ऑपोजिशन के साथ जाएंगी आगे जाके? बिहार में नीतीश कुमार का ये कैलकुलेशन है कि
जिसको बीसी बोलते हैं, जो कि यादव, कुर्मी, कुर्मी और कुशवाहा, वैश्य है, जो 4 मोटी बड़ी जातियां हैं बीसी, और ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड हैं, जिनकी 200 से ज्यादा जातियां हैं। उनका और माइनॉरिटीज का अगर एक गठबंधन हो जाए जी, तो बहुत मजबूत गठबंधन होगा बिहार में, और उसको लेके वो जीतेंगे और लोकसभा में भी बहुत शानदार प्रदर्शन करेंगे। इनका कैलकुलेशन है ये। ऑलराइट। लेकिन नेशनली क्या ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, जिसको भाजपा ने अपनी तरफ बहुत मजबूती से खींचा है, और नरेंद्र मोदी क्योंकि ओबीसी प्रधानमंत्री हैं, ये छोटी छोटी जातियां हैं, इनका आकर्षण भाजपा की तरफ रहा है। तो क्या नेशनली वही होगा कि नेशनली ईबीसी बीजेपी की तरफ देख सकती हैं? और एक और चीज है जो कि अपने ध्यान में रखनी चाहिए, एक कमीशन बिठाया था कुछ साल पहले, रोहिणी कमीशन सरकार ने। वो रोहिणी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, सरकार के पास है वो रिपोर्ट। और उस कमीशन में कहा गया था, हाँ, रोहिणी कमीशन क्या बीजेपी का जवाब होगा मैम? हो सकता है उसको लागू करना, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि जो ओबीसी का 27% कोटा है, उसमें अधिकतर सीटें बड़ी मोटी जो यादव, कुर्मी जैसी जात है वो ले जा रही हैं, और ईबीसी के लिए बहुत कम रह जाता है। उन्होंने आंकड़े भी दिए थे। तो अभी रोहिणी कमीशन क्या रिकमेंडेशन है हमें मालूम नहीं है, उसको ओपन नहीं किया गया है। हो सकता है रोहिणी कमीशन सेंटर का जवाब हो, बीजेपी का जवाब हो। एब्सोल्युटली। जो दर्शक रोहिणी कमीशन के बारे में न जानते हो, 2017 में दरअसल मोदी सरकार ने संविधान का अनुच्छेद 340 के तहत जो शक्तियां उनको मिली हुई थी, उनके आधार पर जो ओबीसी का एक उपवर्ग के लिए, उपवर्गीकरण जिसे कहते हैं, उसके लिए रोहिणी आयोग बनाया था। दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस जी रोहिणी को इनका अध्यक्ष बनाया गया था। लगभग 12 हफ्ते में उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी, सबमिट कर दी है, लेकिन सार्वजनिक नहीं हुआ है। और इसीलिए ये माना जाता है कि जातीय जनगणना के जवाब में मोदी सरकार रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को एक ढाल की तरह या फिर एक जवाब की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल, अब जरा मैं विराग जी के पास आता हूं। विराग जी, इसमें जो कानूनी पेच थे कि संवर्ती सूची में है या केंद्र सूची में है, राज्य सूची में है, कौन जाति आधारित जनगणना करेगा, कौन नहीं, ये सारी बातें कोर्ट में अब स्पष्ट हो चुकी हैं। उसके बाद ही इसको हरी झंडी मिली। लेकिन संवैधानिक रूप से अब कई राज्यों में अब मांग हो रही है। हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस कह रही है हम सरकार में आए तो हम लागू करेंगे। महाराष्ट्र में अब मांग उठने लगी है कि साहब हमारे यहां भी कीजिए। तो ये जो जनगणना का जो पूरा स्वरूप है, जो संविधान में मूल रूप से था, अब वो राज्य अपने हाथ में ले लेंगे, तो ये क्या संवैधानिक रूप से क्या स्वरूप आपको दिख रहा है आगे? देखिए, जो आपने बात बोली है उसके लिए हमें जो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया, और एफिडेविट देने के बाद उसमें एक पैरा वहाँ से हटा दिया, और वहाँ पर पूरी इन सारी चीज़ों की कुंजी छिपी हुई है। नीरजा जी ने बिल्कुल सही बोला, राजनीतिक और सामाजिक तौर पर उन्होंने इसको बहुत ही एक क्रांतिकारी बताया है, लेकिन आर्थिक तौर पर यह प्रतिगामी है, और कानूनी तौर पर एक जिन्न ऐसा निकलेगा जो शायद उसको बाहर वापस लौटाना मुश्किल है। मैं 5 पॉइंट्स में पूरी बातों को समराइज करूंगा कि पहले नंबर पर जनगणना का अधिकार 7वीं अनुसूची के अनुसार वो केंद्र सरकार का अधिकार है, लेकिन राज्य कहते हैं कि योजनाओं को लागू करने के लिए उनको सामाजिक आर्थिक सर्वे करने का अधिकार है, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान्यता दे दी, और केंद्र सरकार ने भी अपने एफिडेविट में उसको स्वीकार कर लिया है। इसलिए राज्यों में अब इस बात की होड़ मचेगी। ये पहला पॉइंट है। दूसरा, अगर आर्थिक तौर पर देखें तो दुनिया की सबसे आबादी वाला हम देश हो गए हैं, जहां पर विश्व बैंक के अनुसार 24% यानी 1/4 लोग गरीब हैं। अब इन गरीबों को हम विकास के माध्यम से ऊपर उठाएं, उसके बजाय जात पात धर्म के नाम पर डिवाइड एंड रूल की जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स चल रही है, वो एक अपना अलग पहलू है। तीसरा, जब हमारे यहाँ पर पश्चिम वालों ने जब यहाँ का इतिहास लिखा तो वर्ण और जाति में कंफ्यूज कर गए, जिसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। और उसका एक मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मंडल कमीशन जो 1931 में हुआ, उस समय लगभग जो जातियों की संख्या थी लगभग 4100 जातियाँ थीं। उसके बाद जब 2011 में जब सेंसस हुई, जिसकी रिपोर्ट जातिगत जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई,
कहा जा रहा है, सरकार ने बोला था कि उसमें लगभग 4,28,000 जातियां, मतलब उसमें हर तरह के लोगों को जातियां मान ली गई। जिस रोहिणी कमीशन की आप बात कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि उसमें लगभग 2633 जातियां हैं। अब जो बिहार का जो अभी सेंसस आया है, कास्ट सेंसस, उसके अनुसार लगभग 215 जातियां हैं। देश में कितनी जातियां हैं, कितनी उपजातियां हैं और कितने बड़े पैमाने पर इसका वो होगा, ये एक दूसरा पहलू है। तीसरा पहलू ये है कि जब जातिगत जनगणना की आंकड़े सामने आएंगे तो 4 चुनौतियां आएंगी। पहले नंबर पर इंदिरा साहनी के जजमेंट को रिवर्स करने की बात आएगी, 50% की जो सीलिंग है उसको खत्म करने की बात आएगी। जो दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत है वो क्रीमी लेयर वाली बात है, जो रोहिणी कमीशन ने भी जिस बात को बोला है। और क्रीमी लेयर को छेड़ना मतलब बर्रे के छत्ते में हाथ डालना है। जब गुर्जर, जाट और मराठों के आरक्षण की बात आ रही है उस समय क्रीमी लेयर की बात मुझे नहीं लगता राजनीतिक तौर से कोई कर पाएगा। तीसरी बात है कोटे के भीतर कोटा महिला आरक्षण के लिए। और चौथी सबसे संवेदनशील बात है अल्पसंख्यकों को आरक्षण, कि अल्पसंख्यकों को क्योंकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आरक्षण मिल गया है, तो क्या अब ये जो डेटा है इसके बेसिस पर क्या ओबीसी में या दूसरी जगहों पर आरक्षण मिलना चाहिए? मुझे लग रहा है कि, और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि केंद्र सरकार अपनी सहूलियत के हिसाब से कुछ विषयों पर खुद ही कानून बना देती है। जैसे महिला आरक्षण का कानून, उसमें उन्होंने आधी से ज्यादा विधानसभाओं का अनुमोदन नहीं लिया। और कई सारे बातों में, यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे बातों पे वो राज्यों के पाले में केन ढकेल रहे हैं। और जातिगत जनगणना पर अगर राज्यों में होड़ चालू हुई तो मुझे लग रहा है कि 21वीं शताब्दी में जो भारत के न्यू इंडिया का जो सपना है वो अधर में लटक सकता है। ऑलराइट, ये है। और इसमें सबसे जो अपर जो कैप वाली जो 50% वाली बात है और क्रीमी लेयर की बात भी आपने बिल्कुल सही कही, इस पे बड़ा दिलचस्प होगा कि इस ओर अब किस तरह से बहस जाती है। लेकिन नीरजा मैम, पॉलिटिकली अब 240 सीटें हैं देश में ऐसी जहां पर ओबीसी निर्णायक भूमिका में रहते हैं। क्या अब हम 2024 का चुनाव अगेन जो सोशल इंजीनियरिंग की लड़ाई हुई बीजेपी वर्सेस गैर बीजेपी जो दल हैं उनमें, क्या हम ये देख पा रहे हैं कि ये अगेन ये सोशल इंजीनियरिंग का एक नया जो निकला है स्वरूप बिहार से विपक्ष के लिए, क्या ये बीजेपी के राष्ट्रवाद को चुनौती दे पाएगा? मैम देखिए, ये तो ये जातीय जनगणना नहीं भी होती तो ओबीसी फ्लेवर ऑफ द सीजन होते 2024 में, जिस तरह से उभर के आए हैं। मुझे एक सीनियर बीजेपी नेता ने कहा था कि हम और जातियों के बारे में वरिड नहीं हैं, लेकिन ओबीसी हमारे साथ रहे, ये हमारी सबसे बड़ी कंसर्न है। तो ओबीसी सेंट्रल फैक्टर रहेंगे 2024 में। अब क्या फॉरवर्ड वर्सेस ओबीसी होगा? हो सकता है। और बीसी वर्सेस ईबीसी होगा क्या उसके अंदर? किस हद तक होगा? कौन क्या पत्ता खेलेगा? टू अर्ली इस समय कहना, क्योंकि दूसरी साइड भी इंडिया की तरफ से कास्ट सेंसस की मांग करना, उसको बैक करना, ओबीसी का कोटा विद इन कोटा विमेन रिजर्वेशन बिल के तहत की मांग करना, कांग्रेस का ओबीसी के साथ खड़े होना। आज भी कांग्रेस ने विश्वनाथ प्रताप सिंह जो मंडल पहले लाए थे 1990 में, उनको माफ नहीं किया है, लेकिन आज उन्हीं के कदमों पे कांग्रेस चल रही है। तो कांग्रेस ने बिल्कुल ही अपनी पॉलिटिक्स को बदला है। नहीं तो ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम उसका नॉर्थ इंडिया में वोट बेस होता था, ओबीसी नहीं वोट बेस होता था। बट मैम, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बीजेपी के कंफ्यूजन का थोड़ा सा एनालिसिस आपका चाहूंगा। बिहार में राज्य में पार्टी के सारे नेता इस प्रस्ताव के समर्थन में थे कि जातिगत जनगणना हो, लेकिन केंद्र ने कुछ और स्टैंड लिया। क्या बीजेपी को सवर्ण वोटर्स की टेंशन होगी, क्योंकि सभी राज्यों में ओबीसी का जो दखल है राजनीति में, उसको देखते हुए ही प्रधानमंत्री मोदी ने ओबीसी नेतृत्व को खड़ा किया, राष्ट्रीय स्तर पे भी खड़ा किया, राज्यों में भी खड़ा किया। और अब अगर ये मुद्दा कहीं और चला जाता है तो बीजेपी के सामने संकट ये होगा कि अब वो ओबीसी वाले स्ट्रैटेजी पे आगे जाएं या सवर्ण वोट बैंक जो उनका है परंपरागत जो कहा जाता है उसको संभालें। तो ये कंफ्यूजन की स्थिति को कैसे एनालाइज करेंगी मैम? मुझे लगता है भाजपा, जैसे मैंने इशारा भी किया जबकि मैंने जिक्र किया, ये सीनियर मिनिस्टर ने जो कहा था कि बीजेपी का वोट बैंक होगा अपर कास्ट
ईबीसीज जिनका नंबर कम नहीं है, 1/3 है, और दलित्स। ओके। वो चाहेंगे दरार पड़े हायर ओबीसीज और लोअर ओबीसीज के बीच में, और जो लोअर ओबीसी है, जिसको ईबी एक्सट्रीमली बैकवर्ड कहते हैं, जो बहुत छोटी छोटी बहुत जातियां हैं, उनका नंबर बहुत अधिक है, और बिहार में ये स्पष्ट हो गया है जनगणना द्वारा, तो वो उसको साथ रखना चाहेंगे वो। और यादव कुर्मी चाहे चला जाए, उनकी स्ट्रैटेजी मुझे लगता है ये होगी। तो रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को खोलना, उसको लागू करना, हो सकता है ये वो करें। और फिर एक और चीज है, प्रधानमंत्री ओबीसी प्रधानमंत्री है ना। यस मैम, एक्चुअली वो प्रोजेक्ट भी किया था उन्होंने बाकायदा, उन्होंने, पार्टी ने, सबने। तो यही दिखा रहा था कि ओबीसी की इंपॉर्टेंस और रिलेवेंस इस देश में कम नहीं होने वाली है। बड़ा दिलचस्प स्थिति आ गई है, अब देखते हैं इसमें आगे क्या होगा। लेकिन विराग जी, अगेन अब आगे क्या, क्योंकि जैसा मैं कह रहा हूं, बार बार दबाव कहा जा रहा है कि अब सेंटर पे है, कोविड की वजह से इस बार का सेंसस नहीं हो पाया। राहुल गांधी और कांग्रेस दबाव ये बना रहे हैं कि 2011 में आपका कास्ट बेस्ड सेंसस भी हो चुका है, आप उसके आंकड़े जारी कीजिए। तो क्या करेगी बीजेपी, क्या आंकड़े जारी कर सकती है, या फिर संवैधानिक रूप से इस बार फिर कास्ट बेस्ड सेंसस करा के और उसके आंकड़े जारी किए जाएं? देखिए, राहुल गांधी जब बोलते हैं कि पुराने आंकड़े जारी किए जाएं, तो उसके लिए तो पुरानी सरकार के बयानों को, चिदम्बरम साहब के बयानों को ही देखना जरूरी है कि उन्होंने उसको विदहोल्ड क्यों किया था, उसमें क्या गलतियां थी, किस तरीके की बात थी। कुछ राज्यों में, कर्नाटक और राजस्थान जैसे कांग्रेस शासित राज्य हैं, जहां पर की जातिगत जनगणना कुछ हुई है, लेकिन उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं हुए हैं। लेकिन अभी आप जो एक बात बोल रहे थे कि आने वाले समय में, तो एक बड़े सीनियर IAS ने भी बोला, जैसे कि प्रेम और जंग में सब जायज है। तो उनके अनुसार चुनावी सफलता के लिए, चुनावों के पहले नेताओं का, राजनीतिक दलों का जो आचरण होता है वो देश हित में उतना नहीं होता है, चुनावी सफलता के हिसाब से होता है। इसीलिए एक देश एक चुनाव की बात हो रही है। आपने जो मुद्दा उठाया था राष्ट्रवाद वाली बात, तो जब एक देश एक चुनाव होगा तो राष्ट्रवाद के बारे में एक राष्ट्रवाद के नाम पे वोट पड़ सकता है, लेकिन अगर राज्यों का जब चुनाव होगा तो उसमें क्षेत्र, जाति और धर्म की जो भूमिका है वो सर्वोपरि हो जाती है। और ये जो हमारी जातियों के जो बंटवारे की जो शुरुआत है, ये जातियों के बंटवारे की शुरुआत, और आपने जनगणना की बात किया, यहाँ केंद्र सरकार पूरी तरह से दोषी है कि कोविड के नाम पर जनगणना को टालना ठीक था, लेकिन जब सरकार ने यह संकल्प कर लिया कि डिजिटल जनगणना की जा सकती है, तो डिजिटल जनगणना क्यों नहीं की जा सकती है, जबकि जन्म और मृत्यु और सारी चीज़ों का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो गया है। तो अगर कोई सरकार, केंद्र सरकार अपने संवैधानिक उत्तरदायित्वों से अगर विमुख होगी, तो राज्य सरकार उस पर अपना एक इंक्रोचमेंट करेंगे, और यही स्थिति आ रही है। इसलिए जरूरी है कि केंद्र सरकार भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे, जिससे कि जनगणना, जातिगत जनगणना के नाम पर एक संवैधानिक अराजकता की स्थिति नहीं बने। ऑलराइट नीरजा मैम, एक क्विक कमेंट आपसे लेना चाहूंगा। देश को इस वक्त दो स्कूल ऑफ थॉट्स है मैम। एक कहता है कि नहीं, आपको अब ये जाति, ये इस तरह का नहीं, अब आगे बढ़ो, आप रोजगार दो, आप मौके दो लोगों को। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है क्यों नहीं, अगर समाज इसी रूप में विभक्त है तो फिर आपको उसको सार्वजनिक करके टारगेटेड अप्रोच के साथ काम करना होगा। ये दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स में आपका स्टैंड मैम? देखिए, मुझे लगता है कि अपने से ही स्वाभाविक रूप से ओबीसी आगे आ रहे थे। अब जो कि गृह मंत्री ने कहा था पार्लियामेंट में कि 29% ऑफ उनके जो हैं एमपीज वो ओबीसी हैं, 85 एमपीज ओबीसी हैं भाजपा के अंदर, भाजपा जैसी पार्टी के अंदर। तो ये तो क्योंकि इतना बड़ा नंबर है, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, डिवोल्यूशन ऑफ पावर है, ये तो नेचुरल प्रोसेस है कि होगा और हो रहा है। अब उसकी तरफ और भी बढ़ावा देना चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। अब अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि 3 ओबीसी सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर्स हैं, तो क्यों नहीं आ पाए हैं वो आगे? क्या एजुकेशन लेवल से ही स्टार्ट नहीं हुआ है एडिक्वेटली? वो उन चीजों को ध्यान देने की जरूरत है। तो मुझे लगता है जैसे मंडल के जमाने में 200 लड़कों ने तो अपने को इमुलेट कर दिया, इतना कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। आप तो पता नहीं याद करेंगे कि नहीं, आप थे नहीं, होंगे या बहुत छोटे होंगे, लेकिन घर घर में मंडल, उस साइड इस साइड परिवार बिक गए,
अब ये होना था क्योंकि एक एस्पिरेशनल रेवोल्यूशन हो रहा था ओबीसी में, जिसको एक स्वरूप दिया पॉलिटिकल विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जब वो प्रधानमंत्री थे, वो अलग चीज है। पर इस दिशा में हमको जाना है। जैसा कि कहा गया, जाट है, मराठा है, गुजर है, सब लोग मांग रहे हैं रिजर्वेशन, पार्लियामेंट में मांगेंगे रिजर्वेशन। तो किस तरह की रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होगी हमारी, ये बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। क्या आप चुनावी मुद्दा ये जो सिर्फ बना के छोड़ सकते हैं? हाँ, मुझे नहीं लगता। ये जो आपने टर्म दिया, ये ठीक होगा। ये जो आपने टर्म दिया रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, अब इसी का स्वरूप देखना होगा कि किस तरह की रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होगी। विराग जी कुछ ऐड करना चाह रहे थे संक्षेप में सर, प्लीज। दो छोटी बातें, दो बड़े विरोधाभास सामने आ रहे हैं। पहला विरोधाभास है कि सरकारी नौकरियां सिमट रही हैं, गिग इकोनॉमी बढ़ रही है, जिसमें रिजर्वेशन का कोई स्कोप नहीं है। दूसरा, सारी राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें फुल पेज विज्ञापन देती हैं प्रगति के और आंकड़ों के, लेकिन जिस तरीके से ओबीसी की संख्या है, जिस तरीके से एससी एसटी की संख्या है, जिस तरीके से गरीबों की संख्या है, जिस तरीके से 80 करोड़ लोग सरकारी राशन पर निर्भर लोगों की संख्या है, तो इसका मतलब कि वो सारे आंकड़े झूठे हैं। या तो देश विकास कर रहा है तो फिर लोग इतने पिछड़े, इतने गरीब क्यों हैं, उनको आरक्षण की जरूरत क्या है? और अगर देश विकास नहीं कर रहा है, इसका मतलब झूठे आंकड़े दिए जा रहे हैं। तो दो तरीके के विरोधाभासों को नेताओं को ठीक करना पड़ेगा, अन्यथा एक हमारा जो एक रूल ऑफ लॉ है, संवैधानिक व्यवस्था है, उसके प्रति लोगों में एक अलग किस्म की एक संदेह पैदा होंगे। और मुझे नहीं लगता गवर्नेंस के लिहाज से जातिगत जो ये विखंडन है, ये कोई बहुत ही अच्छी बात है। एब्सोल्युटली। अब देखना यही होगा जो आपने कहा कि जो असल मुद्दे हैं और जो रियलिटी में जो दिखाए जाते हैं टीवी स्क्रीन्स पर भाषणों के जरिए, एक वो भी भारत है और एक रियल भारत दूसरा भी है। ये इनका समागम कब होगा, असली मुद्दों पर कब लोग आएंगे, और अगर वाकई में ये स्थिति है देश की, जातिगत जनगणना आप कहिए, अभी तो आर्थिक आंकड़े भी इसमें आएंगे, उसमें थोड़ा सा और पिक्चर क्लियर होगी कि उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। तो वाकई में देखना होगा कि सिर्फ पॉलिटिकल सिर्फ माइलेजेस के लिए इस तरह की प्रोपोगेंडाज होते हैं, इस तरह के डेटाज जारी होते हैं, या एक्चुअल में इनका एक आम आदमी के लिए कुछ मतलब भी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीरजा मैम, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। विराग जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज बापू की जयंती पर देश उन्हें याद कर रहा है। पीएम मोदी ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद पीएम विजय घाट भी गए, जहां उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी पुष्पांजलि दी। इस मौके पर पीएम ने दोनों ही महान आत्माओं को नमन किया। इससे पहले सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भी दोनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद किया, श्रद्धांजलि दी। आज महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। पूरा देश दोनों महापुरुषों को श्रद्धांजलि दे रहा है। दिल्ली में राजघाट और विजय घाट पर दोनों महापुरुषों को श्रद्धांजलि देने के लिए नामी हस्तियां पहुंच रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी विजय घाट पहुंचे और लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी सुबह गांधी जयंती के अवसर पर राजघाट पहुंचे। यहां उन्होंने गांधी जी को श्रद्धांजलि दी। आपके मन में कभी न कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि भारतीय नोटों में गांधी जी की फोटो कब लगी और क्यों लगी? महात्मा गांधी की ही तस्वीर को नोट में लगाने के लिए क्यों चुना गया? इन तमाम सवालों के जवाब देखिए इस बहुत ही दिलचस्प रिपोर्ट में। कड़ी मेहनत के बाद जो नोट आपके हाथ में आते हैं, उन नोटों पर दिखाई देने वाले गांधी जी पर क्या आपने कभी गौर किया है? क्या मुस्कुराते हुए गांधी जी की ये तस्वीर कोई स्केच है या फिर बनावटी है? आखिर कब से बापू की फोटो नोटों पर छपनी शुरू हुई होगी? ये बातें कई दफा हम सबको चौंकने पर मजबूर कर देती हैं, लेकिन आज हम आपको ये सारी कहानी बताएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं बापू की तस्वीर वाला नोट। इस नोट पर इस तस्वीर को गौर से देखिए। दरअसल ये तस्वीर कोई स्केच नहीं है, ये बापू की असली फोटो है और इसे 1946 में ली गई एक तस्वीर से काटा गया था। इस ऐतिहासिक तस्वीर में बापू ब्रिटिश राजनीतिज्ञ लॉर्ड फेडरिक विलियम्स पेथिक लॉरेंस के साथ खड़े हैं। इस तस्वीर को इसलिए चुना गया क्योंकि इसमें गांधी जी की मुस्कुराती हुई सबसे परफेक्ट अभिव्यक्ति थी।
ये फोटो किसने चुनी, इस बारे में कोई विशेष जानकारी तो नहीं है, लेकिन नोटों का डिजाइन करने की जिम्मेदारी आरबीआई के मुद्रा प्रबंधन विभाग की होती है। आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 25 के मुताबिक बैंक नोटों का डिजाइन, रूप और सामग्री ऐसी ही तय करते हैं जिसे केंद्रीय बोर्ड की ओर से की गई सिफारिशों पर विचार करने के बाद केंद्र सरकार की हरी झंडी मिल गई हो। अब जरा ये भी जान लीजिए कि गांधी जी पहली बार भारतीय नोटों पर कब दिखाई दिए। तो ये साल था 1969, जब पहली बार गांधी जी पहली इंडियन करेंसी पर दिखाई दिए। इसे उनकी 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में जारी किया गया था। इस नोट पर आरबीआई गवर्नर एल.के. झा के हस्ताक्षर थे और इसमें गांधी जी को सेवाग्राम आश्रम की पृष्ठभूमि में दिखाया गया था। और इसके बाद अक्टूबर 1987 में गांधी जी की तस्वीर वाले 500 रुपए के नोटों की एक सीरीज जारी की गई। आप ये भी सोच रहे होंगे कि आजादी के बाद से भारत के नोट कैसे रहे होंगे। तो आपको बताएं कि आजादी के बाद भी बैंक नोटों पर ब्रिटिश हुकूमत की छाप छूटी नहीं थी। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत की घोषणा के कुछ महीनों बाद तक भारतीय नोट पर किंग जॉर्ज की तस्वीरें थी। आरबीआई ने 1949 में 1 रुपए के नोट का अपना नया डिजाइन जारी किया। इसमें किंग जॉर्ज की तस्वीर की जगह सारनाथ में अशोक स्तंभ के शेरों को जगह दी गई। फिर 1950 में भारत गणराज्य के पहले बैंक नोट्स 2, 5, 10 और 100 रुपए के मूल्य वर्ग में जारी हुए। उन सभी पर शेरों का ही वाटरमार्क था। कुछ साल तक बाघ और सांभर, हिरण जैसे जीवों को भी नोटों पर जगह मिलती रही। 1970 के दशक में कृषि प्रयासों को दर्शाती हुई खेती और चाय की पत्तियों की तुड़ाई के चित्र भी दिखे। 1980 के दशक में वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति और भारतीय कला रूपों के प्रतीकों पर जोर दिया गया। इसमें आर्यभट्ट उपग्रह 2 रुपए के नोट पर, 5 रुपए के नोट पर कृषि मशीनीकरण और 20 रुपए के नोट पर कोणार्क चक्र वगैरह दिखाई दिए। और अब जानते हैं कि आखिर बापू की तस्वीर कब नोट पर परमानेंट हो गई। तो हुआ यूं कि 1990 के दशक में आरबीआई ने महसूस किया कि डिजिटल प्रिंटिंग, स्कैनिंग, फोटोग्राफी जैसी हाईटेक युग में नोटों पर पहले से जारी सुरक्षा विशेषताएं शायद अपर्याप्त रह जाएंगी। 1996 में आरबीआई ने अशोक स्तंभ बैंक नोटों को बदलने के लिए एक नई महात्मा गांधी सीरीज लॉन्च की। विंडो सिक्योरिटी थ्रेड, गुप्त छवि और दृष्टिबाधितों के लिए इंटैग्लियो सुविधाओं समेत कई तरह की सुरक्षा विशेषताएं भी इसी के साथ पेश हुई। और तब से ये सुरक्षा व्यवस्थाएं बापू की तस्वीर के साथ नोटों पर परमानेंट हो गई। 2016 में आरबीआई ने महात्मा गांधी नई सीरीज के बैंक नोटों की घोषणा की। इस श्रृंखला में गांधी जी का चित्र पहले की तरह ही है, लेकिन अतिरिक्त सुविधाओं के अलावा नोटों के पीछे स्वच्छ भारत अभियान का लोगो भी जोड़ दिया गया। तो ये थी भारतीय नोटों पर बापू की कहानी। हालांकि सच्चाई ये भी है कि रह रहकर अब भी महात्मा गांधी के अलावा नोटों पर और तस्वीरों को छापने की मांग उठती रहती है। मसलन अक्टूबर 2022 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार से नोटों पर भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की तस्वीरें लगाने की अपील की, लेकिन सरकार ने उस पर गौर नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना महामारी जब दुनिया भर में फैली तो इसे रोकने के लिए 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर mRNA तकनीक विकसित की और इस तकनीक से जो वैक्सीन्स बनी उसने पूरी दुनिया को बचाया। यही तकनीक विकसित करने वाले 2 वैज्ञानिकों कैटलीन कैरिको और डू विजमैन को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार से नवाजने की घोषणा हुई है। इस वैक्सीन के जरिए दुनिया भर के वैज्ञानिकों शरीर में होने वाले इम्यून सिस्टम के एक्शन और रिएक्शन को और ज्यादा तरीके से समझ पाए। जब दुनिया भर में कोरोना फैला तब इसका कोई भी इलाज नहीं था। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किसी को मालूम नहीं था। लेकिन तभी ये दोनों आए और इन्होंने mRNA तकनीक को बनाया और उसी mRNA तकनीक पर आगे बहुत सारी वैक्सीन्स बनी। तमाम जब देश तबाह हो रहे थे, करोड़ों लोगों की जान जा रही थी, ऐसे में वैज्ञानिकों के ऊपर काफी दबाव था कि वो ऐसी वैक्सीन बनाए जिससे तत्काल कोविड महामारी पर रोक लगाए। इसके बाद कैटलीन कैरिको और डू विजमैन ने mRNA तकनीक को विकसित किया और इसके जरिए महामारी को रोका जा सका। इससे पहले 1951 में जब ऐसी ही महामारी फैली थी, उसे येलो फीवर के नाम से जाना जाता था। उस समय मैक्स थीलर को इस बीमारी की वैक्सीन विकसित करने के लिए इसी तरह से चिकित्सा का नोबेल प्राइज दिया गया था। कैटलीन कैरिको और डू विजमैन ने वायरस के आरएनए को समझा, फिर इंसान के शरीर में होने वाले बदलावों को समझा और फिर इसी पर बनी हमारी वैक्सीन। क्या आपने कभी सोचा है कि उड़ती फ्लाइट में अगर किसी की अचानक तबीयत बिगड़ जाए तो क्या होगा? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रांची से दिल्ली जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट में कुछ ऐसा ही हुआ।
और जिसकी तबीयत बिगड़ी वो एक छोटा सा नवजात बच्चा था। लेकिन उड़ती फ्लाइट में जब अफरा तफरी मची, इसी दौरान 2 यात्री आते हैं और इस बच्चे की जान बचाते हैं। इंडिगो की फ्लाइट रांची से दिल्ली की यात्रा के लिए उड़ान भरती है। जब फ्लाइट धरती से कई फीट ऊपर आसमान में पहुंचती है, तभी एक नवजात बच्चे की तबीयत बिगड़ जाती है। नवजात बच्चे की हालत देख फ्लाइट में बैठे लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है, क्योंकि उड़ती फ्लाइट में बच्चे का इलाज करना संभव नहीं था। क्रू मेंबर आपातकालीन स्थिति में एयरपोर्ट पर मेडिकल सेवाओं के लिए सूचना देते हैं। इसी बीच कुछ ऐसा होता है जिससे अफरा तफरी का माहौल खत्म हो जाता है, क्योंकि जिस प्लेन में नवजात बच्ची यात्रा कर रही थी उसमें 2 डॉक्टर भी मौजूद थे। दोनों डॉक्टरों ने मिलकर नवजात बच्ची को बचा लिया। दरअसल रांची से दिल्ली जा रही फ्लाइट में एक दंपति अपने 6 महीने के बच्चे को लेकर यात्रा कर रहा था। बच्चा जन्म से ही हार्ट डिजीज से पीड़ित था, जिसका इलाज कराने के लिए दंपति दिल्ली स्थित एम्स जा रहा था। इसी दौरान फ्लाइट में बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। बच्चे का हाल देख मां रोने लगी। इसके बाद फ्लाइट क्रू ने अनाउंसमेंट की और बच्चे की मदद के लिए गुहार लगाई। इसके बाद विमान में सवार 2 लोग आए और बच्चे को बचाने में जुट गए। बच्चे को बचाने वाले IAS अधिकारी डॉक्टर नितिन कुलकर्णी और रांची के डॉक्टर मुजम्मिल फिरोज थे। बता दें कि कुलकर्णी वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल के प्रधान सचिव हैं, साथ ही उन्हें डॉक्टरी का भी अनुभव है। वहीं डॉक्टर फिरोज सदर अस्पताल रांची में नियुक्त हैं। डॉक्टर कुलकर्णी ने कहा कि बच्चे को इंजेक्शन दिया और उसे ऑक्सीजन सपोर्ट दिया गया, जिसके बाद उसकी स्थिति में सुधार देखने को मिली। कुछ ही देर में बच्चा होश में आ गया और बोलने लगा। विमान में मौजूद सभी यात्रियों ने दोनों डॉक्टरों को धन्यवाद किया। वहीं क्रू मेंबर की सूचना के बाद एयरपोर्ट पर एम्बुलेंस के जरिए बच्चे को अस्पताल पहुंचाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्लास्टिक कंटेनर्स में खाना गर्म करने के लिए माइक्रोवेव का इस्तेमाल सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। एक रिसर्च के मुताबिक माइक्रोवेव में गर्म होने वाले प्लास्टिक कंटेनर अरबों जहरीले नैनो प्लास्टिक्स और माइक्रोप्लास्टिक्स पार्टिकल खाने के साथ पेट में पहुंचा देते हैं। ये जहरीले कण हमारी आंतों और किडनी के लिए ठीक नहीं है। किचन में माइक्रोवेव की उपयोगिता तेजी से बढ़ी है। खासकर कुकिंग, हीटिंग, बेकिंग, ग्रिलिंग और डीप फ्रॉस्टिंग जैसे कामों में इसका खूब इस्तेमाल होता है। ऐसे में बाजार में तमाम तरह के माइक्रोवेव कुकवेयर मौजूद हैं, लेकिन माइक्रोवेव के इस्तेमाल को लेकर प्लास्टिक कंटेनर सेहत पर भारी पड़ सकते हैं। दरअसल इसे लेकर एक चौंकाने वाली रिसर्च सामने आई है। नेब्रास्का लिंकन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं की एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी जर्नल में एक रिपोर्ट छपी है। इसके मुताबिक माइक्रोवेव में प्लास्टिक कंटेनर में खाना गर्म करने पर डिब्बे के हर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर की एरिया से 2 अरब से अधिक नैनो प्लास्टिक्स और 40 लाख माइक्रो प्लास्टिक्स कण निकलते हैं, जो सेहत को बीमार करने के लिए काफी है। दरअसल रिसर्चर्स ने कृत्रिम एम्ब्रियोनिक किडनी सेल तैयार की। इसे माइक्रोवेव कंटेनर के खाने के संपर्क में लाया गया। रिसर्चर्स ने पाया कि ऐसे कणों के संपर्क में आने के 2 दिन बाद ही कल्चर्ड एम्ब्रियोनिक किडनी का 2/3 हिस्सा डेड पड़ गया। यानी हमारी किडनी के लिए सीधे तौर पर माइक्रोवेव में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक कंटेनर घातक साबित हो सकते हैं। रिसर्चर्स ने इसके लिए पॉलीप्रोपिलीन से बने 2 बेबी फूड कंटेनर और पॉलीथीन से बने एक रीयूजेबल पाउच का इस्तेमाल किया। इन दोनों प्लास्टिक उत्पादों को US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रूव्ड किया हुआ था। शोधकर्ताओं ने इन प्लास्टिक कंटेनर को डीआयोनाइज्ड वाटर या 3% एसिटिक एसिड से भर दिया। कंटेनर और पाउच को 1000 वाट के माइक्रोवेव पर 3 मिनट तक गर्म किया। शोधकर्ताओं ने पाया कि ऐसा करने से इन प्लास्टिक कंटेनर से लाखों अरबों की संख्या में माइक्रो और नैनो प्लास्टिक पार्टिकल्स पैदा हुए। बाजार में माइक्रोवेव में इस्तेमाल युक्त ऐसे प्लास्टिक कंटेनर्स भी बिकते हैं जिनकी क्वालिटी घटिया होती है। इन प्लास्टिक कंटेनर में बिस्फेनॉल एक केमिकल मिला होता है जिसे आमतौर पर BPA कहते हैं। इसमें खाना गर्म करने से BPA हमारे खाने में मिक्स हो जाता है। इससे बांझपन, हार्मोनल चेंज और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा पैदा हो जाता है। ऐसे में जहां तक संभव हो माइक्रोवेव में खाना गर्म करने के लिए कांच के कंटेनर का इस्तेमाल करें। ये आपकी सेहत को बीमार नहीं करेगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इसी के साथ इंडिया 360 में इतना ही। इजाजत दीजिए। #Zindia360 याद रखिए। कोई राय को सुझाव हो तो जरूर बताएं। नमस्कार।